डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में 2 दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में सीएम साय। चिंतन शिविर में डिजिटल गवर्नेंस, उभरती तकनीकों, कृषि समृद्धि और नेतृत्व विकास पर मंथन। सीएम साय ने कहा, चिंतन शिविर में सुशासन के अगले चरण की रूपरेखा होगी तैयार। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या पर सीबीआई जांच की मांग तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने दिवंगत के परिजनों से की मुलाकात। हेमंत सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था को बताया ध्वस्त। कहा, लोगों को वर्तमान जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं। 5 दिन से हो रहे मूसलाधार बारिश से मुंबई बेहाल। भारी बारिश से नवी मुंबई के बेलापुर में जर्जर इमारत की गैलरी ढही। जर्जर इमारत गिरने से इलाके में अफरा तफरी। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां रायपुर चिंतन शिविर 3.0 का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लिए दूरदर्शी नीति निर्माण की मजबूत आधारशिला तैयार करना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा IIM रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने शासन के विभिन्न आयामों पर व्यापक मंथन करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चिंतन शिविर केवल विचार विमर्श का मंच नहीं, बल्कि शासन की कार्य संस्कृति में निरंतर सुधार और नवाचार का माध्यम बन चुका है। पिछले 2 संस्करणों से प्राप्त सुझावों को सरकार ने प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आज प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन में तकनीक, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सरोकारों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ना ही इस शिविर का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि चिंतन शिविर 3.0 के प्रथम दिवस में नेतृत्व, विकास, सुशासन, उभरती प्रौद्योगिकियों तथा कृषि समृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतन गौर गोपाल दास ने नेतृत्व, भावनात्मक संतुलन, सेवा भाव और जनप्रतिनिधियों के नैतिक दायित्वों पर अपने विचार रखे। उन्होंने मूल्य आधारित नेतृत्व और संवेदनशील प्रशासन को प्रभावी सुशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार एवं IIM रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, मंत्रियों के चिंतन शिविर का, और ये लगातार 3रा साल आयोजन है। और इसमें विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने के लिए देश भर से विद्वान यहाँ पर आते हैं और गुड गवर्नेंस, सुशासन और पारदर्शी सरकार, जिम्मेदार सरकार कैसे चले, मंत्रियों का आचरण व्यवहार कैसे रहे, इस पर बड़े लोगों का व्याख्यान सुनने को मिलता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर 3.0 के दूसरे दिन की शुरुआत योग अभ्यास के साथ की। भारतीय प्रबंधन संस्थान नवा रायपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विशेष योग सत्र में उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जो स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने कहा, नियमित योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि व्यक्ति को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन और प्रभावी निर्णय क्षमता के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से चिंतन शिविर के दौरान दिन की शुरुआत योग से की गई, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और एकाग्रता के साथ राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर सार्थक विचार विमर्श किया जा सके। उन्होंने कहा, योग अभ्यास के इस सामूहिक आयोजन में चिंतन शिविर 3.0 में सकारात्मक ऊर्जा के साथ अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश को नई दिशा मिलेगी। IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर जो 3रे चरण का
चल रहा है उसका आज दूसरा और अंतिम दिन है और सभी मंत्रीगण रात्रि विश्राम IIM में ही किए थे और सवेरे सबने योगा किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे भैया बहनों ने बहुत अच्छे से योगा कराया है और आज चिंतन शिविर का समापन है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कवांडे ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नकटी ग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस अब निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है। कांग्रेस नकटी ग्राम में भोले भाले लोगों को गुमराह करके बरगला कर रही है और उन्हें गलत दिशा में ले जाकर आंदोलन करा रही है। डॉक्टर मार्कवांडे ने कहा कि यह सारा कृत्य कांग्रेस का किया धरा है, लेकिन अब कांग्रेस अपनी उस करतूत को भूल नया पाखंड रचने में लगी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मार्कवांडे ने आरोप लगाया कि आज नकटी का जो प्रकरण चल रहा है उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले सन 2020 में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के शासनकाल में लिखी गई थी। उस समय हाउसिंग बोर्ड के जरिए वहां आवासीय कॉलोनी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमीन मांगे जाने पर पटवारी RI व तहसीलदार के चिन्हांकित कर सारी विधि सम्मत प्रक्रिया पूरी कर शासन को सौंपी गई। इसी दरमियान 2022 में वहां आवासीय कॉलोनी बनने की जानकारी मिलते ही 2022 से 2023 में वहां कब्जाधारियों की बाढ़ आ गई। पहले वहां लगभग 3 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा था जिस पर कच्चे मकान चिन्हित हुए करते थे। डॉक्टर मार्कवांडे ने बताया कि नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास के लिए 2.5 डिसमिल जमीन दी जाती है, लेकिन यहाँ के कई लोगों ने 10 से 17 से 20 हजार वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर लिया है और उन लोगों ने 50 लाख रुपए मूल्य तक के मकान बाड़ी बना ली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि नया राजधानी क्षेत्र के तहत नकटी गांव ग्राम तीसरे लेयर का गांव है। इस लिहाज से उसका चरणबद्ध विकास होना है। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने आवासीय विकास के लिए जगह का चिन्हित कर प्रक्रिया पूरी की। उस नजरिए से वहां अतिक्रमण बढ़ा और लोगों ने आवश्यकता से अधिक जमीन पर कब्जा किया। डॉक्टर मार्कवांडे ने कहा कि अब वह इस मामले को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, गलत दिशा में ले जाकर लोगों को उकसाया जा रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा नकटी गांव में जो अतिक्रमण हटाया गया है उस पर निम्न स्तर की राजनीति करते हुए लोगों को गुमराह करके बरगला करके और गलत दिशा में ले जा करके ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी जो करतूत है उसको भूल गया है। ये पूरे जो एपिसोड चल रहा है उसका पहले ही 2020 में इसका स्क्रिप्ट कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल उस समय थे, उसने रचा है। रायपुर जिले के धरसीवा विधानसभा अंतर्गत नकटी सम्मानपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूजा, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी विंग विजय कुमार झा, प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान और प्रदेश सचिव RTI विंग संजय गुप्ता आदि नेताओं ने बताया कि जब 29 जून 2026 को जब आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नकटी गांव ग्रामीणों से मिलने पहुंचा तो वहां गरीबों के घरों को ढहाया गया। मलबा देख हतप्रभ रह गया। आप नेताओं ने कहा छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे अमानवीय और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं में से एक बताते हुए कहा कि बुलडोजर ने केवल गरीबों के मकान ही नहीं बल्कि उनके सपनों, सम्मान और जीवन की उम्मीदों को भी मलबे में दबा दिया है। कार्यवाही में लगभग 35 एकड़ जमीन पर बने 85 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जिन लोगों के पास नोटिस नहीं गया, ऐसे ही कुछ लोगों का घर उजाड़ दिया गया है। आपने कहा अब सवाल ये उठता है कि जब पहले ही ऐसे सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित जमीन को किसी अन्य प्रयोजन के आवंटन के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तो फिर अब ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? क्या भाजपा सरकार अपनी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के ही आदेश को भी नहीं मानती?
क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी परिपत्र का कोई महत्व नहीं है? और आखिर उस जमीन में ऐसा क्या है जो वहीं विधायक निवास बनाना जरूरी है? जब मंत्रियों के मुख्यमंत्री का निवास नई राजधानी में बन सकता है तो फिर विधायक निवास वाहन क्यों नहीं बनाया जा रहा? फिर बरसात में किसी का आशियाना उजाड़ देना इंसानियत के नाते भी वहां जायज ठहराया जा सकता है। जिस दिन वो मकान पे उतरा था आम आदमी पार्टी के साथी हम लोग, मैं भी वहाँ स्वयं जो है वो दूसरे रास्ते से खेत जाके वहाँ पे हम लोगों के पास थे, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हमने उनको ये भी निवेदन किया कि आप लोग यहीं रुको और जगह को खाली मत करो, लेकिन पुलिस प्रशासन और उनके गुर्गे बोल दो, उन लोगों ने उनका सामान गाड़ियों में डाल के ऐसी जगह भेजा जहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था थी ना पानी की व्यवस्था थी। सबसे विकट स्थिति तब उत्पन्न हुई जब 3 ऐसे विकलांग लोग जिनको 4th फ्लोर में उन्होंने व्यवस्थापन दिया। अब समझने वाली बात है कि वो विकलांग आदमी 4थे फ्लोर तक जाएगा कैसे? उसके बाद कांग्रेस जाती है और उस आंदोलन को लीड करने की कोशिश करती है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर के हरिओम नगर आदित्यपुर स्थित दिवंगत हिमांशु सिंह के आवास पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान आदित्य साहू ने कहा कि विगत दिनों जमशेदपुर में पुलिस की मौजूदगी में हिमांशु की निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। वहीं पुलिस की मौजूदगी में दिन दहाड़े एक युवक हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या पर हेमंत सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा, ये ध्वस्त कानून व्यवस्था का सबसे भयावह उदाहरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में एक अन्य युवक कोलकाता में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जब अपराधी पुलिस के सामने हत्या कर फरार हो जाएं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड में अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो चुका है। ऐसी घटनाएं राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरे के दौरान स्थानीय नागरिक एवं क्षेत्रवासियों से सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें राज्य सरकार और वर्तमान जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड राज्य के जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमें दो जुआ नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। जहां पुलिस मौजूद हो, अब पुलिस के सामने चापड़ से अपराधियों ने जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमला करने का काम किया, एक जुआ की मौत हो गई, एक जुआ जीवन और मौत से जूझ रहा है और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ पे इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद झुल्लू महतो ने दावा किया कि उन्हें भी गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा 1 जुलाई को भी उन्हें धमकी मिली थी और इससे पहले भी कई बार ऐसे कॉल आ चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने धनबाद के एसएसपी और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित शिकायत दी है। सांसद ने बताया कि दिल्ली जाने के दौरान उन्हें फोन पर धमकी मिली थी। उन्होंने कहा कि एक विदेशी नंबर से कॉल आया। इस पूरे मामले की जानकारी पहले ही पार्टी के शीर्ष नेताओं और पुलिस अधिकारियों को दी जा चुकी है। ढुल्लू महतो ने कहा वह खुद चाहते हैं कि ऐसे अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक सांसद और विधायक तक को धमकी मिल रही है तो राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि राज्य सरकार प्रभावी कदम उठाएगी तो केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग करेगी और अपराधी को कहीं से भी पकड़ कर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। धनबाद को अपराध मुक्त बनाने के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि धनबाद में विकास कार्य किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे और किसी को भी विकास में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट, पुल, पुलिया और फ्लाईओवर जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। राज्य सरकार का जो काम है अगर किया है तो सत्ता पक्ष के विधायक से हम आग्रह करना चाहेंगे, उसे लोग दिखावे कि देखिए राज्य सरकार ने ये पहल किया, केंद्र सरकार ये काम नहीं कर रही है, तब जिम्मेवार हम हैं। अब राज्य सरकार को क्राइम ही पसंद है, सत्ता पक्ष के विधायक लोगों को क्राइम ही पसंद है, तो हम क्या करें? आपको 1 तारीख को धमकी मिली यहाँ एसएसपी से भी मौखिक रूप से बात किया, बात कर सकते हैं भैया, बगल में है, अभी तक लिखित दिए सारी जगह पर, मेल पे हो गया, सारी जगह हो गया। देखिए
अच्छा सांसद जी, आपने कहा था देखिए, अब राज्य सरकार का जब तक इस पर पहल नहीं होगा, राज्य सरकार जब तक इस पर नहीं जाकर बात करेंगे, तब तक क्या होता है? कमेटी तो केंद्र को ही बनानी नहीं नहीं, कमेटी बनाएंगे बिना ऐसी की यहाँ राज्य सरकार का सहमति है, बिना राज्य सरकार ने क्या क्या पहल किया, राज्य सरकार कहाँ पे प्रोसेस कहाँ तक पहुंचाया है, तब नहीं काम होगा। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद परिसमन में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ढुल्लू महतो और फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने कहा उन्हें मिली रंगदारी और जान से मारने की धमकी के पीछे सांसद ढुल्लू महतो का हाथ है। इस मामले में उन्होंने निरसा थाने में सांसद ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अरूप चटर्जी ने कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता कर सांसद ढुल्लू महतो के कथित अवैध कारोबार और गैंगस्टर प्रिंस खान से उनके संबंधों की जांच की मांग की थी। उनका आरोप है कि इन सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें प्रिंस खान के माध्यम से धमकी दिलाई गई। 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसमें ढुल्लू महतो की तमाम अवैध कारोबार के बारे में हमने बोला था और उसका प्रिंस खान के साथ संबंध के बारे में बोला था। तो ढुल्लू कुछ जवाब नहीं देकर प्रिंस खान को आगे करके हमें धमकी दिलाना, इसीलिए आज हमने FIR भी किया ढुल्लू के खिलाफ और प्रिंस खान के खिलाफ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जामताड़ा जिले के सुग्गी पहाड़ी गांव के नाइकी बाबा और ग्रामीणों के साथ मांझी थान में सामूहिक प्रार्थना में शामिल हुए। दरअसल इस गांव में प्रत्येक रविवार के दिन से ग्रामीणों द्वारा मांझी थान में सामूहिक प्रार्थना का शुरुआत किया गया है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल द्वारा पहली बार इस तरह की पहल बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि मांझी थान और जाहिर थान कुछ खास समय में ही यह पूजा अर्चना होता है लेकिन यहाँ के मुखिया के पहल अब इस गांव में प्रत्येक रविवार को ग्रामीणों द्वारा पूजा अर्चना की शुरुआत की गई है। नेता प्रतिपक्ष का मानना है कि इस तरह की सामूहिक प्रार्थना संथाल के सभी गांव में भी होनी चाहिए और संथाल भाई बहनों की यही पहचान है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार संचालित SIR 2024 के अंतर्गत रांची जिले में एन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण एवं डिजिटलाइजेशन का कार्य जारी है। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में आज प्रातःकाल से ही बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचकर मतदाताओं के बीच एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण करने जुटे हैं। साथ ही उन्होंने सभी BLO को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन सुबह के समय अधिक से अधिक घरों तक पहुंचकर फॉर्म का वितरण एवं संग्रहण करें, क्योंकि इस समय अधिकांश मतदाता अपने घरों पर उपलब्ध रहते हैं। चाईबासा के टाउन क्लब मैदान में नगर अध्यक्ष नितिन प्रकाश द्वारा अपनी स्वर्गीय माताजी की स्मृति में 3 दिवसीय रीता सिन्हा मेमोरियल फ्लड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में झारखंड की कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में खेल का उत्साह देखने को मिला। टूर्नामेंट में चाईबासा के पत्रकारों की टीम ने भी भाग लिया, जिसका नेतृत्व पत्रकार सुधीर पांडे ने किया। टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग बल्लेबाजी में APN के पत्रकार सुजीत कुमार और दैनिक जागरण के पत्रकार मोहम्मद तकी मैदान में उतरे। सुजीत कुमार ने नाबाद पारी खेलते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वहीं गेंदबाजी में हरी गोप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट हासिल किए। पत्रकारों की इस टीम में सुधीर पांडे, आनंद प्रियदर्शी, सुजीत कुमार, रमेश दास, राजीव सिंह, रोहन निषाद, हरी गोप, मोहम्मद तकी सहित अन्य खिलाड़ी शामिल रहे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए दुनिया की सबसे प्रशिक्षित डॉग ब्रीड्स में शामिल बेल्जियन मैनिलॉइस नक्स के डॉग अपोलो की तैनाती की गई है। यही नस्ल अमेरिकी सेना के चर्चित ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में भी उपयोग में लाई गई थी। वन विभाग के अनुसार अपोलो की विशेष रूप से अवैध शिकारियों, वन्यजीव तस्करों की ट्रैकिंग और अपराध स्थलों से साक्ष्य जुटाए जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हाल ही में नर्मदापुरम संभागीय पशु चिकित्सालय में उसका रूटीन स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें पूरी तरह स्वस्थ पाया गया।
पशु चिकित्सकों ने उसे कैल्शियम और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देने की सलाह दी है। वन विभाग की डॉग स्क्वाड टीम अपोलो की विशेष वाहन से अस्पताल लेकर पहुंची, जहां विशेषज्ञों की मौजूदगी में उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ये जो डॉग था ये फॉरेस्ट डॉग है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा वेटनरी डिपार्टमेंट को हम लोगों को एक कमेटी बनाई गई है, उससे रिक्वेस्ट की गई थी इसके जनरल हेल्थ चेकअप के लिए वेटनरी हॉस्पिटल नर्मदापुरम लाया गया था। और ये जो ब्रीड है बड़ी स्पेशल ब्रीड है, बहुत एनर्जी से फुल है और हाईली इंटेलिजेंट ब्रीड है। ये डॉग अपोलो डॉग है हमारा, ये बेल्जियम मेलनॉइस ब्रीड है और ये संजय डुगरी टाइगर रिजर्व से पिछली बार हमें यहाँ पे इसका स्थानांतरण हुआ था हमारी डॉग टीना की डेथ के बाद, और वर्तमान में ये 10 वर्ष का हो चुका है। नवी मुंबई की बेलापुर गांव में भारी बारिश के बीच एक जर्जर इमारत की गैलरी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार यह इमारत लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, बावजूद इसके इसमें कई परिवार रह रहे थे। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण इमारत का एक हिस्सा कमजोर हो गया और अचानक गैलरी ढह गई। घटना के समय गैलरी के नीचे कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी और राहत कार्य शुरू कराए। इस घटना के बाद शहर में जर्जर इमारतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के खारघर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पानी बढ़ने से आम लोगों का आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह जलमग्न होने के कारण उसे यातायात के लिए बंद करना पड़ा है। वहीं वैकल्पिक मार्गों पर दोनों दिशाओं से वाहनों की धीमी आवाजाही के चलते लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस स्थिति के बाद पनवेल महानगर पालिका द्वारा कराई गई नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर और प्रभावी सफाई कार्य नहीं होता तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। कल्याण पूर्व में शिंदे सेना के नगर सेवक मधुर महात्रे और उनके भाई नीलेश महात्रे पर कथित हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद जिला निष्कासित बताए जा रहे आरोपी के खुलेआम क्षेत्र में घूमने के आरोपों ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर सेवक मधुर मात्रे ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पूर्व उप महापौर के समर्थक आकाश जायसवाल ने उनके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और उनके भाई नीलेश महात्रे पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। घायल नीलेश का आरोप है कि आकाश जायसवाल एक तड़ीपार अपराधी है जो क्षेत्र में खुलेआम घूमता है और लोगों से कथित रूप से हफ्ता वसूली करता है। उन्होंने कहा हमला उनके भाई मधुर महात्रे को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन बीच बचाव करने पर धारदार हथियार का वार उनके दाहिने कंधे पर लगा। नीलेश ने कहा यह भी आरोप लगाया कि पूरा हमला विक्की तरे के इशारे पर कराया गया। उनके अनुसार चुनाव के समय भी उनके परिवार पर हमला कराया गया और चुनाव हारने के बाद से लगातार किसी न किसी बहाने उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे को आकाश जायसवाल नामक एक गुनहगार ने मेरे ऊपर धारदार शस्त्र से हमला किया है। हमला करते वक्त वो बोल रहा था कि विक्की मैं जेल गया फिर भी विक्की तेरे तुझे जान से मार डालेगा, और ये हमला मधुर महात्रे जी के ऊपर किया गया था। उनको बचाने के लिए मैं बीच में आया और वो वार आकाश जायसवाल ने मुझ पर कर दिए और मेरे राइट शोल्डर पर कुछ इंजरीज हुई है। आकाश जायसवाल यहाँ का तड़ीपार है और उसके ऊपर विविध प्रकार के गुने दाखिल है, जैसे 302 और कहीं एनसीआर है उसके। वो यहाँ चेन स्नैचिंग करता है और लूटमारी करता है, खंडनी भी मांगता है लोगों से और यहाँ सरेआम घूम रहा है। किसके कहने से आपको पता? ये सब प्लानिंग विक्की तरे की है। वो कई सालों से ऐसे गुंडे पाल रहा है और इससे भी उसने पाल के रखा है और इससे वो इस्तेमाल करता है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।